दोस्तों, कैसे हो आप? यादों के दूसरे पिटारे में से आज जो कहानी निसृत हुई है उसका शीर्षक है आशियाना। सावित्री बाई अपनी मालकिन नीना को संबोधित करती हुई कहती हैं कि मालकिन, आपके पैरों में अधिक दर्द हो तो तेल लगाकर मालिश कर दूं? हूँ, नीना के मुख से बस यूं ही निकला। सावित्री ये कहकर अंदर चली गई कि तेल गरम करके लाती हूँ। सावित्री को जाते देख नीना सोचने लगी कि आज के इस मशीनी युग में प्यार खत्म हो गया है। भावनाओं और संवेदनाओं का मोल नहीं रहा। ऐसे में प्रेम की वर्षा से नहलाने वाला एक भी प्राणी अगर हमें मिल जाए तो जिंदगी अच्छी कट जाती है। नीना के अधर मौन थे, मन में शब्दों की आंधी चल रही थी। मन अतीत की यादों में मुखर हो उठा। कभी इस घर में बहुत रौनक होती थी। बहुत ध्यान रखने वाले नीना के पति विनीत और दोनों बेटे आशु और आकाश के साथ नीना को समय का पता ही नहीं चलता था। विनीत संस्कृत के अध्यापक थे और नीना खुद इतिहास की अध्यापिका रही। दोनों स्कूल से अलग अलग समय पर घर आते। जो भी पहले आता घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभाल लेता। अचानक एक दिन विनीत को दिल का दौरा पड़ा और उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। नीना पर ऐसा वज्रपात गिरा जिसने नीना को भीतर तक तोड़ दिया। एक पल को नीना को लग रहा था जैसे शरीर बेजान हो गया है। वे बस एक लाश बनकर रह गई हैं। सालों से रात दिन का प्यारा साथ सहसा सामने से गायब हो गया और विनीत अनंत में विलीन हो गए। ये हृदय विदारक अनुभूति ही होती है। समय की गति कितनी तीव्र है, इसका एहसास इंसान को तब होता है जब वह किसी के ना रहने से उत्पन्न हुए शून्य को अनुभूत करके ठगा सा खड़ा रह जाता है। बच्चों का मुंह देख किसी तरह नीना ने हिम्मत रखी, अकेला जीना शुरू कर दिया। दोनों बेटे बड़े हुए, पढ़ लिख कर विदेश चले गए, पीछे छोड़ गए एक बेजान बुत। जब दोनों छोटे थे तब उन्हें माँ की ज़रूरत थी। तब वे इतने निस्वार्थ स्नेह और ममता लुटाती रही। जब उम्र के छठे दशक में उन्हें बेटों की ज़रूरत थी तो वे इतने स्वार्थी हो गए कि नीना के बुढ़ापे को बोझ समझकर अकेले ही उसे ढोने के लिए छोड़ गए। अपनी माँ को अकेले बेसहारा छोड़ देने में बच्चों को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। सोचते सोचते नीना की आंखें नम हो जाती। संतान का मोह भी कैसा मोह होता है, जिसके सामने संसार के सभी मोह बेबस होकर हथियार डाल देते हैं। पर यही संतान कैसे इतनी निर्मोही हो जाती है। अपने माता पिता का मोह भी उन्हें बंधन जान पड़ता है। वह स्नेह और ममता के बंधन से मुक्त हो जाना चाहती है। भर्राई आवाज़ में जब उन्होंने पूछा, मैं अकेली कैसे रहूँगी, तो दोनों बेटे एक ही स्वर में बोले, अरे सावित्री है ना आपके पास। कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं, समय मिलते ही चक्कर लगा लेंगे माँ। नीना कुछ नहीं बोली। भाग दौड़ भरे जीवन में भावनाओं की शायद कोई जगह नहीं रह गई थी। दोनों चले गए। नीना बेजान बुत बनकर पड़ी रहती। उन्हें कुछ नहीं चाहिए था सिवाय दो प्यार भरे शब्द और बच्चों के साथ कुछ पलों के। रात को सोने जाती, उनकी आंखें झरझर बहने लगती। सोचती कभी विनीत जी का साथ, कभी बेटों की शरारत से उनका आंगन महका करता था। अब यह सन्नाटा, कहाँ विलुप्त हो गए ये क्षण। दोनों बेटे पैसे भेजते रहे, उन्हें अपनी पेंशन भी मिलती थी। नीना का गुजारा अच्छी तरह हो जाता था। उम्र के इस पड़ाव पर रुपए पैसे से कोई मोह नहीं रहता। वे तो बस अकेलेपन से व्यथित रहती। कभी कभी आस पड़ोस की महिलाओं से, कभी साथी अध्यापिकाओं से मिल लेती थी, लेकिन उसके बाद भी फिर खालीपन, शून्य। पूरे घर में वे उनकी विधवा बाई सावित्री थी। ना कोई बच्चा, ना कोई सहारा देने वाला रिश्तेदार।
सवित्री को भी उनकी एक सहेली ने कुछ साल पहले भेजा था। घर के काम धंधे के लिए कोई चाहिए था, तो अब सवित्री घर के सदस्य की तरह नीना को बहुत प्रिय थी। जीवन की किसी सरल रेखा सा नहीं चल सकता, वह अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ ले लेता है। मालकिन, मैं तेल के साथ चाय भी लाई हूँ। मैं तेल लगाती हूँ, आप चाय पीती रहना। सवित्री की आवाज़ से नीना की तंद्रा टूटी। इतने में पड़ोस की मीनू आ गई। वह अक्सर चक्कर काट लेती थी। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद कभी कभी नीना के पास खड़ी होकर 2-4 बातें कर लेती। नीना जी को उसका बड़ा स्नेह हो चला था। उन्होंने भी यह महसूस किया कि मीनू कुछ गंभीर है। बोली, आओ मीनू, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आंटी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मुझे आज ही गांव जाना है। सुनील और बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं, लेकिन मेरी ननद चारू की परीक्षाएं हैं, उसे अकेले घर में नहीं छोड़ सकती। अगर आपको परेशानी ना हो तो कुछ दिन चारू को आपके पास छोड़ जाऊं? अरे, यह भी कोई पूछने की बात है, आराम से जाओ, चारू की बिल्कुल भी चिंता मत करो। मीनू चली गई। चारू अपना सामान लेकर नीना के पास आ गई। चारू के आते ही घर का सन्नाटा दूर हो गया। नीना का मन चहक उठा। चारू की परीक्षाएं थी, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हुए नीना को अपने बेटों की पढ़ाई का ज़माना याद आ जाता। फिर वे सिर झटक कर अपने आप को चारू के खाने पीने के प्रबंध में व्यस्त कर लेती। चारू के आने से उनकी और सवित्री की दिनचर्या में बदलाव आ गया था। चारू फुर्सत मिलते ही नीना के पास बैठकर अपने कॉलेज की, अपनी सहेलियों की बातें करती। 1 हफ्ते बाद मीनू लौट आई। पिंकी अपने घर चली गई। घर में अब फिर पहले सा सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे को सवित्री की आवाज़ें ही तोड़ती थी, अन्यथा वे चुपचाप रोज़ के ज़रूरी काम निपटाकर अपने कमरे में पड़ी रहती। टीवी देखने का नीना को ज़्यादा शौक नहीं था। वैसे भी जब मन दुखी हो तो टीवी भी कहाँ अच्छा लगता है। मीनू ने चारू का ध्यान रखने के लिए नीना आंटी को धन्यवाद दिया और कहा, और नीना भी कहने लगी, मीनू, धन्यवाद तो मुझे भी कहना चाहिए। 1 हफ्ता चारू के कारण मेरा मन लगा रहा। नीना से बात करने के बाद मीनू थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, आंटी, आजकल कितनी ही लड़कियां पढ़ने और नौकरी करने को बाहर निकलती हैं। आप क्यों नहीं ऐसी लड़कियों को पेइंग गेस्ट रख लेती? आपका समय भी कट जाएगा और आर्थिक रूप से भी ठीक रहेगा। नहीं मीनू, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम अच्छी तरह से चल जाता है। ठीक है आंटी, आपका मन अच्छा रहेगा, आप शारीरिक रूप से भी स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगी। ठीक है, देखती हूँ। बस आंटी, काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए, कहकर मीनू चली गई। 4 दिन बाद मीनू एक बोर्ड बनवा कर लाई जिस पर लिखा था आशियाना। नीना को दिखाकर बोली, देखिए आंटी, आपका खालीपन मैं कैसे दूर करती हूँ। अब आपके आसपास इतनी चहल पहल रहेगी कि आप ही शांति का एक कोना ढूंढेंगी। नीना मुस्कुरा दी, अंदर गई। वापस आकर मीनू को कुछ रुपए दिए। उसने नाराज़गी से कहा, आंटी, आपके लिए मेरी भावनाओं का यही महत्व है? अरे बेटा, बोर्ड वाले को तो देने हैं ना, उसी के लिए। तुम्हारी भावनाओं, प्रेम, आदर को मैं किसी मूल्य से नहीं आंक सकती। इस वृद्धा के जीवन के सूनेपन को भरने के लिए तुम्हारे सराहनीय कदम का कोई मोल नहीं है। आंटी, आप ऊपर के कमरे साफ करवा लीजिए, मैं चलती हूँ। बोर्ड वाले को एक बोर्ड चारू के कॉलेज के पास लगाने को कहा है, यह वाला बोर्ड बाहर लगवा दूंगी। मीनू यह कहकर चली गई। नीना ने पता नहीं कब से ऊपर जाना छोड़ दिया था। ऊपर बेटों के कमरों को बंद कर दिया था, आज उसे ऊपर जाना पड़ा। कमरे खोले, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सवित्री के साथ कमरों की सेटिंग की, साफ सफाई करवाई और नीना नीचे आ गई। 1 हफ्ते बाद चारू आई, उसके साथ 2 लड़कियां, एक महिला भी आई। चारू बोली, आंटी, ये मेरे कॉलेज में नई आई हैं,
इनके मम्मी पापा इन्हें हॉस्टल में रहने की इजाज़त नहीं दे रहे। उसके साथ आई महिला बोली, आपके यहाँ मेरी बच्चियाँ रहेंगी तो हमें चिंता नहीं होगी। मीनू जी ने बताया कि आपके यहाँ दोनों सुरक्षित रहेंगी। अब तो देखकर बिल्कुल चिंता नहीं रही। बस आप कहें तो ये कल से ही आ जाएं। नीना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ठीक है, वे अपना सामान लेकर कल आ जाएंगी। यह कहकर चली गई। अगले दिन सारिका और रितु सामान लेकर आ गई। सवित्री खुशी खुशी उनका सामान ऊपर के कमरों में सेट करवाने लगी। नीना जी दोनों लड़कियों के खाने की पसंद नापसंद पूछकर सोचने लगी, चलो अब इन लड़कियों के बहाने खाना तो ढंग से बन जाया करेगा। शाम को अमेरिका से बड़े बेटे का फ़ोन आया। उन्होंने इस बारे में उसे बताया। वह कहने लगा, माँ क्या ज़रूरत थी आपको इन चक्करों में पड़ने की, आपको आराम करना चाहिए। यह आराम ही मुझे परेशान कर रहा है, इसमें बुरा क्या है। आकाश ने फ़ोन रख दिया। छोटे बेटे आशु को भी माँ की योजना पसंद नहीं आई, लेकिन नीना ने दोनों की पसंद की चिंता नहीं की। सारिका और रितु शाम को आती, नीचे ही नीना के साथ खाना खाती, कुछ बातें करती, फिर ऊपर चली जाती। दोनों नीना से खूब घुल मिल गई थी। उनके माता पिता के भी फ़ोन आते रहते। नीना जी से उनकी बात होती रहती। अब नीना के घर को अपने घर में अच्छा परिवर्तन महसूस होता। अब वो खुश दिखाई देने लगी। 15 दिन बाद एक और लड़की अदिति अपना बैग उठाए चली आई। सब बातें समझकर नीना के हाथ में एडवांस रख दिया। नीना ने सबसे पहले सवित्री की मदद के लिए एक महिला चंपा को रख लिया। तीनों लड़कियां सुबह नाश्ता करके जाती, फिर शाम को आती। सबके माता पिता को यह तसल्ली थी कि लड़कियों को साफ सुथरा घर का खाना मिल रहा है। नीना की कोई बेटी तो थी नहीं। अब हर रोज़ लड़कियों और उनके क्रियाकलापों को देखते रहने का लोभ वे संवरण न कर पाती। लड़कियों के शोर में उन्हें जीवन का संगीत सुनाई देता। नई उमंग और संगीत ने उनके जीवन में नई उमंग और नया जोश भर दिया। दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली सुतवा नाक गौर वर्ण अदिति उनके मन में बस गई। सारिका और रितु हंसती खिलखिलाती रहती, लेकिन अदिति बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह जाती, हमेशा सोच में घिरी रहती। अदिति की माँ की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पिता फ़ोन पर नीना से संपर्क बनाए रखते। गांव में ही अदिति के छोटे भाई बहन रहते थे। बिना माँ की बच्ची से नीना को विशेष स्नेह हो गया। इधर कुछ दिनों से नीना देख रही थी कि अदिति कॉलेज भी देर से जा रही है। असमय लौटकर चुपचाप ऊपर अपने कमरे में पड़ी रहती। उन लड़कियों के व्यक्तिगत जीवन में नीना हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रहा नहीं गया तो सारिका और रितु के जाने के बाद नीना ऊपर गई। देखा अदिति आंखों पर हाथ रखे चुपचाप लेटी है। आहट पाकर उठकर बैठ गई। नीना ने पूछा, क्या हुआ अदिति, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं आंटी, कॉलेज जाने का मन नहीं था। चलो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखा देती हूँ। नहीं आंटी आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। नीना उसके बेड पर बैठ गई। उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, मैं अकेली ज़िंदगी काट रही थी, तुम लोग आए तो मैं फिर से जी उठी। सिर्फ पैसे देकर पेइंग गेस्ट बनने की बात नहीं है। तुम लोगों से मैं जुड़ गई हूँ। मेरी कोई बेटी नहीं है। तुम्हें देखा तो बेटी की कमी पूरी हो गई। मुझे भी अपनी माँ समझ लो। किसी बात पर अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो। अदिति सुबह उठी, घुटनों पर सिर रखकर रो पड़ी। एक बार तो नीना चौंक पड़ी कि कहीं यह लड़की कोई गलती तो नहीं कर बैठी। यह विचार आते ही नीना मन ही मन परेशान हो गई। फिर बोली, अदिति मुझे बताओ तो सही, आंटी मुझसे गलती हो गई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी? कौन है, कहाँ रहता है? नीना जी ने पूछा। इसी शहर में रहता है। कह रहा है उसकी मम्मी कभी अपनी जाति से बाहर इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगी। तुम मुझे उसका पता और फ़ोन नंबर दे दो। नहीं आंटी, अगस्त्य ने कहा है कि वह अपनी मम्मी से बात नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं हो सकता।
सारी सामाजिक संहिताओं को फलांग कर तुमने अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब तुम मुझे उसका पता बताओ। फ्रेश होकर कॉलेज आओ, देखती हूँ क्या हो सकता है। नीना ने अदिति को कॉलेज भेजा। अदिति को बिना बताए अदिति के पिता संजय को फौरन आने के लिए कहा। मीना को भी बुलाकर उससे विचार विमर्श किया। शाम तक संजय आ गए। नीना ने सारी स्थिति से अवगत कराया। संजय सब सुनकर सकते में आ गए और शर्मिंदा भी हुए। उनकी झुकी हुई गर्दन को देखकर नीना ने उनकी मानसिक दशा का अंदाज़ा लगाकर कहा, क्यों ना एक बार अगस्त्य के माता पिता से मिल लिया जाए। आप कहें तो मैं और मीनू भी चल सकते हैं। संजय को यह बात ठीक लगी। तय हुआ एक बार कोशिश की जा सकती है। उसी दिन नीना ने अगस्त्य की मम्मी से फ़ोन करके मिलने का समय मांगा। इतने में अदिति लौट आई। अपने पापा को देखकर चौंक गई। अपने पिता का झुका हुआ चेहरा देखकर अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। रात को नीना और मीनू संजय के साथ अगस्त्य के घर गए। नीना को देख अगस्त्य की मम्मी चौंक पड़ी। नीना उसका चौंकना समझ नहीं सकी। वंदना, अगस्त्य की मम्मी हाथ जोड़कर बोली। मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना। नीना ने कहा, सॉरी, वास्तव में मैंने आपको नहीं पहचाना। मैडम, मैं वंदना भारद्वाज। मुझे आपने ही पढ़ाया है। 12वीं में पूरा साल मेरी फ़ीस आपने ही भरी थी। हाँ, याद आया। वंदना, इतने साल हो गए, तुम इसी शहर में हो, कभी मिलने नहीं आई? नहीं मैडम, अभी 1 साल पहले ही हम यहाँ आए हैं। कई बार सोचा लेकिन मिल नहीं पाई। वंदना के पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसका पता चलने पर नीना ही वंदना की फ़ीस भर दिया करती थी। वंदना और उसकी माँ बहुत ही एहसानमंद थी, लेकिन अब घर के रख रखाव से आर्थिक संपन्नता झलक रही थी। वंदना ने कहा, अगस्त्य मेरा इकलौता बेटा है। उसके पिता रविश इंजीनियर हैं, जो अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। हाँ, मैं अगस्त्य के बारे में बात करने आई थी। क्या करता है आजकल? अभी कुछ ही दिन पहले उसे नौकरी मिली है। अब तक वंदना का नौकर चाय लेकर आ चुका था। नीना ने सारी बात वंदना को बता दी और कहा, वंदना, मैं आशा करती हूँ जाति धर्म के विचारों को एक तरफ रखकर तुम अदिति को अपना लोगी। मैडम, आप चिंता ना करें। आपका कहना क्या मैं कभी टाल सकती हूँ? सबके दिलों से बोझ हट गया। वंदना ने कहा, मैं रविश से बात कर लूँगी। मैं जानती हूँ उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, मैं अदिति से कल आकर ज़रूर मिलूँगी। जल्दी ही विवाह की तिथि निश्चित कर लूँगी। मैडम, अब आप बिल्कुल चिंता ना करना। आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। सब चलने के लिए उठ खड़े हुए। संजय ने कहा, आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूँगा। आप विवाह की तिथि तय करके बता दीजिए। विवाह की भी तैयारी करनी होगी। नीना जी मुस्कुराई और बोली, आपको नहीं, मुझे भी तैयारी करनी है। मैंने उसे बेटी जो कहा है। संजय लौट गए। नीना और मीनू भी घर आ गए। नीना ने अदिति को यह समाचार दिया कि वह चहक उठी, उनके गले लग गई। थैंक यू आंटी। वे बहुत खुश थी। उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाई को अपनाकर पुरानी यादों को मन के एक कोने में दबा कर रख दिया था। नई नई प्यारी प्यारी खिलखिलाती यादों के साथ जीना शुरू कर दिया। अब वे जान चुकी थी, जिन्हें प्रेम का, ममता का मान रखना नहीं आता, उन पर स्नेह लुटाकर अपनी ममता का अपमान करना बेवकूफ़ी है। अब उन्हें अदिति के विवाह की तैयारियां करनी थी। इस उत्साह में जोड़ों के दर्द ने भी हार मान ली थी। आराम तो उन्हें अब मिला था उकताहट से, दर्द से, घर में पसरे सन्नाटे से। अब उनका आशियाना खिलखिलाता रहेगा, हंसता रहेगा, बोलता रहेगा, लड़कियों के साथ, उनके साथ। अब उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी के प्रति कोई क्रोध नहीं। जीवन की छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशी खोज लेना, यही तो जीवन है, यही आशियाने का मकसद है। तो हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ कैसे पूरी कर सकते हैं, छोटी छोटी खुशियों में कैसे बड़ी खुशी खोज सकते हैं,
ये कहानी हमें सीख देती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।